27 साल पहले 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ था, तो मैंने उसी युद्ध के कवर करते हुए जो है अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत की थी। वो एक अनुभव मेरे पास था ही। उसके बाद कई सारे जो युद्ध हुए, चाहे फिर वो इराक वार हो या फिर अफ़गानिस्तान का युद्ध हो, या फिर जब गाज़ा युद्ध हो, तो इन चीज़ों को न सिर्फ मैं फ़ॉलो करता हूँ, बल्कि इनके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और अपनी पसंद भी है। तो 28 फरवरी 2026 को जब ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयतुल्लाह ख़ुमैनी की हत्या हुई, तो मुझे उसी वक्त लगा कि ये भीषण युद्ध होने वाला है इस सदी का। क्योंकि ये एक रेड लाइन थी जो क्रॉस की थी इज़राइल ने और अमेरिका ने ईरान को लेकर। तो फिर ये सही डिसाइड हुआ कि इस युद्ध को कवर करना चाहिए। मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, न सिर्फ देश के मीडिया के लिए बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए। तो मेरी कोशिश रही कि मैं तुरंत जो है मेन फ्रंट पे जाऊं। तो मेन फ्रंट दो ही थे, या तो आप ईरान में होते या फिर आप लेबनान में होते। क्योंकि अगर हम लेबनान की बात करेंगे तो लेबनान का युद्ध जो है हिजबुल्लाह और इज़राइल का अक्टूबर 2023, 8 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ था जब हमास ने इज़राइल पर हमला किया था, और दूसरे दिन ही हमले के बदले और कार्रवाई को लेकर इज़राइल ने हमास के ख़िलाफ़ और गाज़ा के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू किया था। उन्हीं दिनों मैं भी गया था लेबनान कवर करने के लिए, क्योंकि हिजबुल्लाह भी उस लड़ाई में शामिल हुआ था इज़राइल के ख़िलाफ़। तो पूरे इलाके का पता था, टोपोग्राफी पता थी, जो हिजबुल्लाह के लड़ने के तरीके हैं, और जो वहाँ का ये दशकों से हिजबुल्लाह और इज़राइल के बीच में एक रस्साकशी और दुश्मनी है, उसके बारे में जानकारियाँ थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पहली फ़्लाइट जो मेरी मिली तब, क्योंकि जहाज़ भी प्रभावित हुए थे, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी नहीं चल पा रही थी, तो फाइनली मैं पहुंच गया 5 मार्च को लेबनान। और लेबनान में जो ही मैं जहाज़ से उतरा, तो क्योंकि वहाँ मेरे कुछ लोग जानकार थे, ख़ास तौर से ड्राइवर जो मेरे साथ चलता है वहाँ, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि एयरपोर्ट आप आ जाओ। तो वो एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था, तो मैं तुरंत निकल गया कवरेज के लिए। मैंने कहा पहला दिन है युद्ध का, तो पहले ही दिन जो है मेरे को एक मैसेज वहाँ लेबनान में एक सोर्स का मिला कि पहली बार जो है हेलीकॉप्टर से इज़राइल ने ग्राउंड ट्रूप्स जो हैं उतारे हैं बैका वैली में। तो हम वहीं पर दौड़ चले बैका वैली। बाकी किसी मीडिया को दुनिया में पता नहीं था इस तरह का ऑपरेशन इज़राइल की तरफ से हुआ है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहली नज़र में कुछ समझ नहीं आया। एक चौक पे खड़ा था, एक गांव या हम कस्बा कहें, उसका जो मेन स्क्वायर या चौक होता है, उस पर करीब 30 फुट गड्ढा जो है बमबारी से हुआ था। इतना बड़ा बम वहाँ पर दागा गया था। तो धीरे धीरे लोग उससे पूछते करते, और वहाँ पर ट्रांसलेटर को बात करते हुए कि हुआ क्या है यहाँ। किसी को पता नहीं था, न मीडिया में कहीं खबर आई थी, न किसी को पता था। कुछ ही घंटे पहले ये बॉम्बिंग वहाँ पर हुई थी। तो फाइनली पता चला कि वहाँ पर जो है, वहाँ पर इज़राइल की तरफ से पैराट्रूपर्स हेलीकॉप्टर के ज़रिए उतारे गए। वो एक कब्र की खोज कर रहे हैं जो 1986 में एक पायलट मारा गया था। तो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा। मैंने कहा कब्र कहाँ है उस पायलट की। तो मुझे वहाँ कुछ लोग एक जगह पर ले चले, एक मस्जिद के पास जो कब्रिस्तान था, वहाँ पर खुदाई भी की थी इजरायली फ़ौजों ने। लेकिन उसी बीच हिजबुल्लाह वालों को ये भनक हो गई थी कि यहाँ पर जो है इजराइल के सैनिक जो हैं शहर के बीचों बीच आए हैं। तो उन्होंने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, उन पर हमला शुरू कर दिया। तो जान बचाने के चक्कर में अंधाधुंध ड्रोन्स जो हैं इज़राइल ने भेजे, क्योंकि वो तो उनका कवर देते ही हैं ग्राउंड ट्रूप्स का। तो वहाँ पर उस एक ही जगह पर 50 बम, जो कि इस युद्ध में लेबनान के भीतर एक ही जगह पर मारे गए सबसे ज़्यादा बम थे। और मारे गए थे 20 लोग। इन 20 लोगों में सिविलियन भी थे, वहाँ रहने वाले जो उस चौराहे के आसपास घर थे उनके लोग भी थे, और लेबनीज़ आर्मी जो है उसके भी 4 लोग उसमें मारे गए थे। तो वहाँ पर जो मैंने वो खबर की, हमने लाइव भी चलाया अपना इंडिया टुडे आज तक पे। तो मेरे 3 घंटे बाद जो है फिर इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स को पता चल गया कि इस तरह से मामला हुआ है। तो पूरा जो वर्ल्ड का मीडिया है वो
इस जगह की ओर दौड़ने लगा। वो एक पहली जो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर थी वो थी, और वहाँ पर मैंने देखा और पैमाना समझा कि आखिर जो है हिजबुल्लाह की तरफ से क्या किया जा रहा है और इज़राइल की तरफ से ईरान की जो के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू हुआ है उससे किस तरह से इज़राइल लाभ लेना चाहता है। दरअसल इज़राइल की दक्षिणी लेबनान पर काफ़ी दशकों से नज़र रही है। 1978 में उन्होंने इस पर कब्ज़ा किया था। 2006 तक इज़रायली सेना उस पर कंट्रोल करती रही, लातानी रिवर के उस तरफ, यानी कि जरदानी रिवर जो है, क्योंकि वो करीब 20% लेबनान की टेरिटरी का हिस्सा आता है, उस पर 2006 तक इज़राइल का कब्ज़ा था। लेकिन 2006 में हिजबुल्लाह के लड़ाकू जो कि पूरी तरह से IRGC जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड सबसे एलीट फोर्स है ईरान की, उसी की देख रेख में वो एक लड़ाकू जंगजुओं की फ़ौज खड़ी कर दी थी तब 80 के दशक में हसन नसरुल्लाह ने। और उसके बाद जो है उन्होंने 2006 में इजरायलियों को वहाँ से वापस जाने पर जो है मजबूर किया था। लेकिन अब की बार जब गाज़ा में ऑपरेशन जो 2023 से चल रहा है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उस तरीके का ऑपरेशन हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ भी इज़राइल करना चाहता था कि हमास हमने ख़त्म कर दिया वहाँ पर जितना भी है, और उसी लेवल का ये ऑपरेशन लेबनान में हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ चल रहा था। लेकिन यहाँ पर एक गलती इज़राइल की ये हुई कि इज़राइल को ये कभी भनक नहीं थी कि हमास और हिजबुल्लाह में बहुत फ़र्क है। दरअसल हमास एक लिमिटेड फोर्स है फ़लस्तीनियों का जो कि गाज़ा में ऑपरेट करता है, और उसके कुछ लोग हिजबुल्लाह के साथ भी जुड़े रहते हैं क्योंकि उनकी भी मदद जो है ईरान ही करता है। हमास को भी एक ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। लेकिन हमास के लड़ाकों का उतना प्रशिक्षण और उतनी मतलब जो हम कहें कि उतना फील्ड नहीं है जितना हिजबुल्लाह का है। हिजबुल्लाह एक देश में है, वहाँ पर एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, जो भी कैपेबिलिटीज़ ईरान के पास है वो बराबर जो है हिजबुल्लाह के पास भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये थी कि हमास जो था वो गाज़ा में ऑपरेट करते थे, जिस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल या ऑक्यूपाइड वो टेरिटरी पहले ही जो है इज़राइल की है। लेकिन ये जो है लेबनान वो तो कोई ऑक्यूपाइड टेरिटरी नहीं है, वो एक अलग देश है। तो यहाँ पर जो कि अभी दुनिया में किसी को पता नहीं है कि क्यों इतने सटीक निशाने हिजबुल्लाह के हो रहे हैं, क्यों इतना कड़ी चुनौती जो है वो इजरायली सेना को, जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर और शातिर सेना मानी जाती है, उनको आखिर हिजबुल्लाह क्यों इतनी टक्कर दे रहा है पिछले एक महीने से। क्योंकि मैं एक महीने इस युद्ध को कवर करके आज ही तो आया हूँ यहाँ पे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात थी कि एक जो सबसे बड़ा वेपन IDF का था या इजरायली सेना का था, वो थी उनकी सर्वेलेंस, यानी अपने दुश्मन पर नज़र रखना, जब मौका मिले फिर उसको असैसिनेट करना या मारना, और हर एक दुश्मन की गतिविधि पर नज़र रखना। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ जो है ये अब पूरी तरह से हिजबुल्लाह ने सीख ली है। हिजबुल्लाह ने ये किया कि जब उनको पता था कि ईरान के साथ अब युद्ध शुरू हो गया, वो युद्ध कर रहे हैं इजराइल के साथ, तो उनको पता था इजराइल की तरफ से किस तरह का एक्शन होगा। वो वही जो 2024 में उन्होंने किया, 2023 में किया, वो बमबारी करेंगे, फिर बमबारी करके वो सभी इमारतें जो तहस नहस करेंगे, जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको अटैक करेंगे। क्योंकि ये इजराइल की तरफ से पहली बार नहीं हो रहा था। 2024 में भी जब हसन नसरुल्लाह मारा गया था तब भी इजराइल ने यही किया था, और उनको ये भी पता था कि वो एवैक्यूएशन के आर्डर दे देंगे। तो उस एवैक्यूएशन के आर्डर से ठीक पहले जो है सर्वेलेंस कैमरास जगह जगह पर दक्षिणी लेबनान में यानी साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने लगा के रखे, चाहे फिर वो टूटी हुई इमारतें हो, पेड़ हो, या कुछ छुपी हुई जगहें हो, जिनको वो इस युद्ध के शुरू होने से आज तक अभी तक ट्रैक कर रहे हैं। तो जाहिर है कि आपको एक कैमरा देख रहा है एक व्यक्ति के बजाय उस दक्षिणी लेबनान में। और जब ग्राउंड इन्वेजन 10 दिन पहले शुरू किया इजराइल ने, तो उनको पता नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है, उनकी एक एक हरकत को जो है मॉनिटर कर रहा है, वो भी छोटे से एक सर्वेलेंस कैमरे से जो कहाँ लगा है उनको पता नहीं है। तो यही कारण है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो भी हमले हो रहे हैं उनके वीडियो सार्वजनिक हो रहे हैं। वो वीडियो वो खुद शूट नहीं करते हैं, बल्कि वो वीडियो जो है वो सर्वेलेंस कैमराज का शूट है। अब जब कोई टैंक आती है, कोई काफिला आता है इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान में, तो उसको ट्रैक करते रहते हैं हिजबुल्लाह के लड़ाकू कहीं पर जहाँ पर भी वो बैठे हों, और जो ही उनको लगता है कि यहाँ पर इन्होंने ठिकाना बनाया, यहाँ पर उन्होंने बेस बनाया, वो जाके उसी
जगह को, क्योंकि लोकेशन उनको पता चल जाती है, मूवमेंट उनको पता चल जाती है लाइव में, और उसी लाइव एक्शन, मूवमेंट और लोकेशन में वो टारगेट करते हैं, चाहे फिर वो मिसाइल से करें, चाहे फिर वो ड्रोन से करें, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, और इस तरह से बड़ा नुकसान जो है इजरायली सेना को पहुंच रहा है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे लिए क्या था, क्योंकि ये युद्ध तो मैंने पहली बार देखा नहीं, मैंने इससे बदतर जो है युद्ध तालिबान का देखा जब सत्ता पलटी थी अफ़गानिस्तान में। लेकिन यहाँ पर इजराइल एक ऐसी फ़ौज है जो एक दुश्मन को मारने के लिए अगर उसको 10,000 लोग भी मारने पड़ेंगे वो परवाह नहीं करते हैं, चाहे फिर पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई पैरामेडिक्स हो, चाहे आम नागरिक हो, उनके लिए कोई ये मतलब नहीं रखता है। वो कहते हैं कि हमने दुश्मन जी मार दिया, फिर बाकी 1000 लोग मरे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ना कोई पूछने वाला है, ना किसी को वो मानते हैं। तो यही यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर रहता है। वो मैंने 2023 में भी देखा था कि, और दूसरी एक सबसे बड़ी जो इजरायली फ़ौज की या इजरायली सेना की या इजरायली पॉलिसी अलग है दुनिया के बाकी देशों से, वो ये है, वो अपनी आलोचना और अपनी हार कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो अपने क्रिटिक्स जो हैं, जो उनको, चाहे वो उनके अच्छे के लिए भी क्यों ना हो, वो बर्दाश्त वो नहीं कर पाते हैं। अगर उनको लगेगा कोई पत्रकार उनके खिलाफ प्रचार कर रहा है या उनके सच को आगे ला रहा है, वो उसको भी निशाना बनाते हैं। जो मैंने अभी 3 दिन पहले देखा, 3 पत्रकार जो हैं उनको मतलब बेदर्दी से मारा गया। उनकी कार पे, जिस पे बड़े बड़े अक्षरों में प्रेस लिखा हुआ था, उस पर मिसाइल दागा गया। जब वो एक फातिमा, एक लड़की और उसका भाई जो उसका कैमरामैन था, वो गाड़ी से बाहर निकले, तो जब उनको लगा कि ये ज़िंदा है, ड्रोन से ऊपर देख रहे थे, फिर उस पर स्ट्राइक किया ताकि वो पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए वो मर गए। फिर एक तीसरा व्यक्ति आया वहाँ सिविल डिफेंस का उनको बचाने के लिए, फिर और एक ड्रोन मारा, उसको भी वहाँ, उसकी भी मौत हुई वहाँ। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक कवर करना है इस तरह की परिस्थितियों या इस तरह के युद्ध को, वो भी लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच में चल रहे इस युद्ध में।